हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे विश्व इतिहास में क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से। अगर आप चैनल में न्यू है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री 5 चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या सांस्कृतिक परंपराएं थी, क्या क्या आल्पस पर्वत कहाँ थे, रेनेसा क्या है, अभिजात वर्ग किसे कहते, इन सबको, ईसाई धर्म, इन सबको हम लोग संस्कृति के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप यूरोप यानी यूरोप जो है, यूरोप के अंतर्गत फ्रांस आता है, यूक्रेन, रोमानिया, इटली, पोलैंड, बेलारूस, उसके बाद लताविया, ये सब जितने भी जर्मनी देश आते हैं, इन ये सब यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अनेक देशों में नगरों की बढ़ रही थी एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति। धीरे धीरे देखें कि हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत पहले ग्रामीण व्यवस्थाएं कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, अभिजात वर्ग कैसे थे। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने ग्रामीण से शहर की ओर रहने के लिए आ गए और वहाँ नगर में बसने लगे। नगर बसते बसते वहाँ एक बड़े सा बाजार हो गया और वहाँ डेवलप हो गई, एक बहुत बड़ी नगर हो गई। और संस्कृति के बारे में, वहाँ का नृत्य के बारे में भी विकसित हो गया। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों के अधिक सभ्य। नगर, खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला, ये सब कला के केंद्र बन गए थे। कौन? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग क्या कौन होते हैं? जो ताकतवर वर्ग होते हैं, बहुत बड़े ताकतवर, यानी बहुत उनके पास इतनी क्षमता होती है कि सेना खुद का बना सकते थे, ज़मीन काफ़ी होती थी, खुद का न्यायालय बना सकते थे। लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने हाथ से छापने पुस्तक को लिखते थे। अब धीरे धीरे डेवलप हो गया तो फोटोकॉपी यानी जेरोक्स के रूप में मशीन डेवलप हुई और पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपनी आधुनिक विश्व, मॉडर्न वर्ल्ड की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च, पृथ्वी के केंद्र संबंधित विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। जब उस टाइम में जो थे, शुरुआत के दिनों में उन लोगों ने चर्च को ही सबसे बड़े मानते थे। धीरे धीरे डेवलप हुई तो पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में जानने लगे, सौरमंडलों के बारे में जानने लगे। फिर उन लोगों ने देखा कि सौरमंडल को सबसे बड़ा मानने लगा। अब सौरमंडल को समझने लगे थे, उससे पहले चर्च को सबसे बड़ा मानते थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान इस विचार को लट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। 14वीं शताब्दी से यूरोप इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अच्छी सामग्री, दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों और वस्त्रों से प्राप्त होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किससे? 14वीं शताब्दी में वर्ल्ड हिस्ट्री में तो दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियाँ, भवनों और वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिकी के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में यानी म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई थी। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। हिंदी में पुनर्जागरण होता है, यानी विद्वान कूटनीति जो भी होते हैं व्यक्ति, शब्द का प्रयोग किया जो इस काल में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के बेस्ले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जेकब बर्कहार्ट 1818 से 1897 के पीरियड में इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान रोंके 1795 से 1886 ईस्वी के एक विद्यार्थी थे। इसका पीरियड। रांके ने उन्हें यह बताया कि इतिहास का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों को असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति की सब कुछ नहीं थी। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति है जितना राजनीति से। 1860 ईस्वी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट रखिए, करके रखेंगे, नामक पुस्तक की रचना की। इसने
उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार का मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी और उन्होंने यह देखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास का पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने का समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक मॉडर्न था, जबकि मध्यकालीन मानव मिडिएवल वुमेन पर चर्च का नियंत्रण था। उस समय में मध्यकालीन टाइम में उन लोगों ने सबसे चर्च को ही मानते थे सबसे ज़्यादा। इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुई? पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप शहर, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, सबसे अच्छे थे, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लाटनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु उन्हीं परिवर्तनों ने इटालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। इम्पोर्टेंट है, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच एक व्यापार के बढ़ने से इटली और तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग मंगोल किसके साथ किया? चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, अब वे अपने को एक शक्तिशाली पावरफुल साम्राज्य के अंग मानने लगे। इटली के राज्य का बारे में दिखाया गया स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह ग्रुप मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य जो धार्मिक रूप से थे, कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा थे। जीवंत शहर में पूछेगा तो पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा। यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि इसमें अलग थे। यहाँ पर धर्मा अधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय यानी एक्टिव रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। राज्य और नगर राज्य के बारे में देखेंगे। कार्डिनल गैस्पारो कोंटारनी, ठीक है, 1483 से 1542 पीरियड था। अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 में लिखा पुस्तक। ठीक है, अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल कॉमनवेल्थ की बात करें, संयुक्त मंडल या राष्ट्रमंडल उन्हीं को कहा जाता है। इसकी स्थापना 1926 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो लंदन में पड़ता है। यूके में 56 देशों के साथ यह समूह है। भारत 1947 में ऐड हुआ था। संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में थे जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों की सदस्यता मिल जाती थी। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त राष्ट्र मंडल जो थे शासन की बागडोर है, शामिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ और उपद्रव होते रहते थे, यानी तरह तरह की बगावटें होती रहती थी, जहाँ की सरकार पर जन समस्या का प्रभाव रहता। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन की अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्रायः निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवाद पूर्वजों ने यह विचार रखा कि सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तथापि इस शर्त के साथ ही केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग, उच्च वर्ग के लोग सत्ता में न रहें। गरीब लोग को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हो या वे लोग जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उत्तम हो। सभी
को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। जी बेलनी का द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस यानी पवित्र क्रॉस के स्मृति शेष की पुनर्प्राप्ति चित्र जो 1370 की घटना की याद में 1500 ईस्वी में बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। देख सकते हैं आप लोग शहर कितना बीच बंदरगाह है, नदी है दोनों साइड, आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी नगरें हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दियाँ को देखेंगे। 1300 ईस्वी में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है, पेट्रार्क को क्या सम्मानित किया? राजकवि। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1390 में जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। 1436 में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया। 1453 में कुश्तुतुनिया के बायजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 में गुटेनबर्ग में विभाज्य टाइप मुएबल टाइप ने बाइबल का प्रकाशन किया। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर किसका है? द लियोनार्डो दा विंची का अंतिम भोज चित्र बनाया। 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय और मानवतावाद क्या था? यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया। इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय विधिशास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था कि यह इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी जो होते थे, क्योंकि इस टाइम में जो है केंद्र खुल गया, बड़े बड़े लॉ विधि शास्त्र यानी लॉ की पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय खुल गए। तो जहाँ खुल गए तो वहाँ जरूरी पड़ गया कि वकील और नोटरी लोग रहना चाहिए। सोलिसिटर ऑफ अभिलेखापाल जो होते थे, बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। उनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क जो 1304 से 1378 ईस्वी में पीरियड था, इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमानियों ने वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह समझाया जा सकता था। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति में 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू में के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लाटिनी शब्द जो ह्यूमैनिटास जैसे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो 106 से 43 ईस्वी पूर्व की बात है, ने जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे, यानी डेवलप पर, जो व्यक्ति चर्चा और स्किल पे देते थे, जो वाद विवाद से विकसित करता था। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का अध्ययन आकर्षित किया। इनमें से एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी थे, जो पेट्रार्क का अस्थायी नगर निवास था। इस नगर में 13वीं शताब्दी के अंत तक एक व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की और 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर को पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती और फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लोरेंस, जिसको अलिघियारी कहते थे, जो 1265 से 1321 तक पीरियड था, जो कि धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई। और दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जो 1267 से 1337 ईस्वी पीरियड था, जिन्होंने जीते जागते रूपचित्र
उनके बनाए रूपचित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। उसके बाद धीरे-धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने लगे और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियाँ और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो, यानी विद्वान हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियाँ रखते थे और कई कलाओं में भी कुशल थे, निपुण थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति का विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार भी हो सकता था। देख सकते जाटों द्वारा रचित चित्र असिसी इटली का है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवान्नी पिको डेल्ला मिरांडोला, जो 1463 से 1494 पीरियड था, ने ऑन दी डिग्निटी ऑफ मैन 1486 नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा। प्लेटो और अरस्तू के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह से है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत ज़रूरी है, यानी एक्सरसाइज। दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतारना ज़रूरी है। इससे दिमागी ताकत जो होती है ब्रेन का बढ़ने के साथ साथ अधिक ओजस्वी भी होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं फ्लोरेंस 1470 में बनाया गया एक रेखा चित्र है फ्लोरेंस शहर का, ठीक है। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या था? मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद में विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसे संज्ञाओं का प्रयोग रोम सम्राट के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह उजड़ जकर रखा था कि यूनान और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में शुरू होने वाले काल के लिए किया। मानवतावादियों के बाद विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम क्या था? कालक्रम को देखेंगे पीरियडिजेशन को देखेंगे। 5 से 14 शताब्दी में के मध्य युग था। 5 से 9 शताब्दी के बीच में अंधकार युग था। 9 से 11वीं शताब्दी में आरंभिक मध्य युग था। 11 से 14वीं शताब्दी में उत्तर मध्य युग। 15वीं शताब्दी में आधुनिक मॉडर्न युग आ गया। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल का विभाजन पर सवाल उठाया। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। अब हम लोग देखेंगे विद्वान और दर्शन, अरबियों का योगदान क्या था? अरब जो होते थे उनका क्या योगदान था, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में ईसा धर्म के जो संस्थापक ईसा मसीह होते थे। गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तू के ग्रंथों में से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि अपने अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत बिता हुआ को पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों ने अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान जिसको एस्ट्रोनॉमी, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टोलमी ने अल्मजेस्ट जिसको खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ, ठीक है। अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता है, ठीक है, अपनी अपनी अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा और दार्शनिक इब्न सीना लाटनी और एविसीना 980 से 1037 के बीच और आयुर्विज्ञान
विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजेस सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द लातिनी में अविरोज 1126 से 1198 में दार्शनिक ज्ञान, फ़िलसूफ़ और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति सिस्टम ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह-तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्याओं पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय पर धीरे-धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। देख सकते हैं आप लोग, ये इन व्यक्तियों को कहा जाता है इब्न सीना, जो मानवों को यूरोपीय वर्तनी में बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोप के थे। ठीक है। कलाकार और यथार्थवाद क्या था? उस काल में के लोगों के विचार के आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों में मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित, मैथ द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतनी ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिच्छवि से न भर लिया हो। अल्बर्ट ड्यूरर को देखेंगे। 1471 से 1528 के पीरियड में ड्यूरर द्वारा बनाया गया यह रेखांचित्र, जिसको प्रार्थना रथ हस्त कहते हैं, 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति का आभास कराता है। जब यह यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था। वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। ये देख सकते हैं ड्यूरर का टुली का चित्र, जो 1508 में प्रार्थना रथ हस्त था। द पाइटा चित्र में माइकल एंजिलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया। मेरी को पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन सांस्कृतिक और भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों को। रोम साम्राज्य के पतन द्वारा 1000 साल बाद प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडहरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर में इस परंपरा को कायम रखने के लिए इटालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में डोनाटेल्लो 1386 से 1466 पीरियड में सजीव मूर्तियाँ बनाकर नई परंपरा कायम की। कौन? ये डोनाटेल्लो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के एंड्रियस वेलेसियस 1514 से 1564 में पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रधानाध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ पोस्टमार्टम वगैरह जो होते हैं कि आधुनिक शरीर प्रक्रिया फिजियोलॉजी का प्रारंभ हुआ। यह स्वनिर्मित रूपचित्र लियोनार्डो डा विंची 1452 से 1519 का है, जिनकी आश्चर्यजनक और अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा, द लास्ट सफर चित्रों की रचना की। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़न मशीन, फ्लाइंग मशीन का प्रतिरूप डिजाइन बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो डा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्होंने यह मालूम हो गया कि रेखा गणित, ज्योमेट्री के ज्ञान से चित्र और परिदृश्य पर्सपेक्टिव को ठीक तरह से समझ सकता और तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र पेंटिंग के लिए तेल के एक माध्यम से के रूप में प्रयोग चित्रों को पूर्व की तुलना अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, फिजिक्स और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना के इतालवी कला को नया रूप दिया। बाद में यथार्थवाद
रियलाइज कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। ठीक है, वास्तुकला क्या डेवलप हुई उनको देखेंगे। 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 ईस्वी से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से 2 प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को एक्टिव रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्व का नया हुनर था। रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। उसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप धनी व्यापारियों और अभिजात वर्गों के लोगों ने उन वास्तुविदों आर्किटेक्ट को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकलाओं और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। आजकल देखिएगा, आजकल अच्छे ब्रिज का डिज़ाइन जो तैयार किया जा रहा है विदेशों में बिल्डिंग का, तो आर्किटेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट देखिएगा, आर्किटेक्ट का बहुत सारा जगह एलिवेशन सेक्शन जो बनाता है बिल्डिंग का सुंदर डिजाइन करके आर्किटेक्चर से डिजाइन करते हैं। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआनारोटी, जो 1475 से 1564 में, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेपचित्र द पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबज का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। और ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही है। वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर डिजाइनें अंदर में की हैं आर्किटेक्ट के द्वारा, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखी बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उनके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी गिल्ड के नाम से। प्रथम मुद्रित पुस्तकें को देखेंगे हम लोग। दूसरे देशों के लोग या महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे। उन्होंने इटली की यात्रा करनी पड़ी थी, किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों द्वारा पहुँचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण टेक्नोलॉजी की दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण टेक्नोलॉजी के लिए चीनियों और मंगोल शासकों के ऋणी रहे। ठीक है, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस टेक्नोलॉजी से परिचित थे। आग्नेय कंपास और फलक के विषय में भी पहले भी किसी ग्रंथ की कुछ भी हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छपे खाने का निर्माण किया, इंपॉर्टेंट है, उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी, यानी ज़ेरॉक्स कॉपी हुई। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु जो होते थे, भिक्षु वगैरह मोंग, बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों में, जिसमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों में बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इतनी डेवलप हो गई थी। इससे लोगों में बढ़ने की आदत का डेवलप हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पास, आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो आल्प्स पर्वत जो है मध्य यूरोप वगैरह में होता है, फैलने का मुख्य कारण वहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। स्पष्ट है कि पहले बौद्धिक आंदोलन का खास स्रोत तक ही सीमित क्यों रहते थे। ये देख सकते हैं, डी ड्यूमा, फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद, इसका डिजाइन ब्रूनेलेसी ने बनाया था। कितनी गुंबद के आकार का है, कितनी सुंदर बनाया, भव्य, देख सकते हैं आप। लियोन बस्टिया अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे और उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया है और संपूर्ण कृति और संयोजन और द्रव्यमान मास ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि मानव मात्र के लिए उसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। मनुष्य की एक नई संकल्पना, मानवतावादी सांस्कृतिक विशेषताओं में से एक मानव जीवन पर धर्म कंट्रोल कमज़ोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति, गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस
के मानवतावादी फ्रांचेस्को बारबारो ने अपनी एक पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर अपनी तरफदारी की। लोरेंजो वल्ला 1406 से 1457 ईस्वी तक विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म के निषेधाज्ञा को आलोचना की और इस समय लोगों ने अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी दी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किस में दक्षता हासिल करनी चाहिए, इन सब के बारे में बताया। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन के रूप दे सकता है। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था विरोध किया गया। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस 1513 ईस्वी के 15वें अध्याय के मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं, काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचे जो वास्तव में मैं यह कहता हूँ। जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा योग्य बने रहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो कुछ को दानी माना जाता है, अन्य को कंजूस, कुछ को माइजर भी माना जाता है, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है, अन्य को लोभी भी कहा जाता है, कुछ निर्दयी, कुछ दयालु भी होते हैं। काइंडली एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा अविश्वसनीय, एक और पुरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार तो साहसी। एक व्यक्ति विशिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक तो दूसरा पवित्र। एक निष्ठ कपट और दूसरा चालाक। ठीक है, एक क्लेवर। एक अरियल, दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक, दूसरा संदेही। इस तरह की बातें मैकियावेली यह मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। महिलाओं की आकांक्षाएं। वैयक्तिकता और नागरिक के नए विचारों में महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात, उच्च वर्ग और संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में वे निर्णय लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, देख सकते, जिससे उनके बाद उनके खानदानी पैसे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक काम के लिए चर्च को सौंप देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबारों में लगा देते थे, तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे, यानी सुझाव दे। प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए 2 परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुनी नन जो होते थे, नन भिक्षुनी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित ही थी। उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था, हाउसवाइफ के रूप में। व्यापारी परिवारों की में महिलाओं की स्थिति कंडीशन कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्थिति या दुकानों को चलाने में प्राय उनका सहायता करती थी, हाथ बटाते थे। व्यापारी और साहूकार परिवार की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस कंडीशन में भी संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। पर उसका काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा की भी भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेडेले ने लिखा कि यद्यपि महिलाओं की शिक्षा में न तो पुरस्कार देती और न ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला है जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी और एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकती। फेडेले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा इंपॉर्टेंट है विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेडेले की रचनाओं से यह बात सामने आई कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना महत्व देते थे। वेनिस में अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए
कि जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मर्टवा की मार्चिसा इसाबेला दे स्टे थी। इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यद्यपि मर्टवा एक छोटा सा राज्य था, तथापि उसका राजदरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए बौद्धिक था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं आगे ये क्या है, इसाबेला दी स्टी का चित्र। महिला जो है उनकी लेखक और कूटनीतिक बाल्थासार कास्टियोलोनी ने अपनी द पुस्तक कोर्टियर 1528 में लिखा, मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगी माँ और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा और पुरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए यह इच्छा है कि अपने कोमलता और सहृदयता को एक स्त्रियोचित मधुरता का आभास उसके हर हाव भाव में हो और यह उसके चाल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्य में हो जो करती हो, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाए, न कि किसी पुरुष के सदृश। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेगी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक है जितने कि पुरुष के लिए, जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप में शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, ईर्ष्यालु, कट्टू और उद्दंड न होना, जिससे महिलाएं इन क्रियाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ संपन्न कर सके जो उनके लिए उपयुक्त है। देखेंगे हम लोग ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद को। व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राजदरबार के दूर दूर के देशों में संपर्क स्थापित हुए। नई संस्कृति की शिक्षा और समृद्धिशाली लोगों का द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई वरन उनको अपनाया भी गया, परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे, यानी एजुकेटेड नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों और आकर्षित हुए। अपने इटालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया, पर इटली के विपरीत जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे। उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का भी आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता जो होते समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इस बात को दोहराते थे कि एक दूरवर्ती ईश्वर के विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि उसने मनुष्य बनाया, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी गई। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी उसी विश्व के वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे इंग्लैंड के थॉमस मोर और हॉलैंड के इरिस्मस जो 1466 से 1536 का पीरियड जो था, यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात पर लूट खसीट करने वाली संस्था बन गई। देख सकते हैं पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकार रोकती है नामक दस्तावेज था, जो व्यक्तियों को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार के प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता। यूरोप के अलग प्रयोग भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक टैक्स का विरोध किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलअंदाजी से चिढ़ते थे। जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों को पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया था, तो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि मानवतावादी विद्वान या दार्शनों में सफल रहे। कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परिवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया था।
ठीक है। 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, इंपॉर्टेंट है, 1483 से 1546 पीरियड था, ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। उसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर के संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नामक नाम दिया, और जिसके कारण जर्मन और स्विट्जरलैंड के चर्च में पोप तथा कैथोलिक चर्च में अपने संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड के में लूथर के विचारों को उलरिक ज्वेंगली, जो 1484 से 1531 पीरियड था, उसके बाद जो केल्विन, जो 1509 से 1564 में काफ़ी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों और लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एना बैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता उनसे कई अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया, इसलिए उनसे टैक्स देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। उसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़न किसानों को आकर्षित किया। देख सकते हैं 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाला लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल, इंपॉर्टेंट है, 1494 से 1536 पीरियड था, ने प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे अपने धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यहाँ चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में हो रहे हैं। पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में बने और रहे, उनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत चलते रहे, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा सम्राट और यहाँ तक कि अपने ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध न हो। इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ समझ सकते हैं। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें। ऐसा उन शासकों में 1525 में किया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उनके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च में प्रोटेस्ट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट थी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप और अपने संबंध तोड़ दिए। उसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव को अछूता नहीं रह सका और उसने अपने अनेक आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिया। स्पेन और इटली के पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनता की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों ने संघर्ष करने के लिए इग्नेशियन लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस, इंपॉर्टेंट है, नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जेसुइट। उनके नए ध्येय निर्धनों की सेवा करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना। 16वीं और 17वीं शताब्दी का काल के पीरियड को देखेंगे। 1516 में टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन, 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसेज की रचना, 1522 में लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मन में अनुवाद, 1525 में जर्मन में किसान विद्रोह, 1543 में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना, 1559 में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना जिसके प्रमुख राजा रानी थे, 1569 में गेरहार्ड मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया, 1582 में पोप ग्रेगरी जो थे 13 के द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन, इंपॉर्टेंट है। फिर 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर ब्लड
सर्कुलेशन से जोड़ा। 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना। 1687 में आइजैक न्यूटन प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन किया। कोपरनिकस जो क्रांति ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है, इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टि से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस 1473 से 1543 के पीरियड के काम से आया। और ईसाइयों का विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह अस्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड यूनिवर्स के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर जो है खगोलीय ग्रह घूम रहा है, ठीक है, सूर्य की और चंद्रमा वगैरह जो है, पृथ्वी जो है जितना भी प्लैनेट है घूम रहा है। कोपरनिकस ने यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वे अपनी पांडुलिपि द रिवॉल्यूशन परिभ्रमण का प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। जब अपनी मृत्यु शैया पर पड़े तो तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपनी अनुयायी जो है जोसिम रिटिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी कि आधी शताब्दी के अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर 1571 से 1630 पीरियड में गैलीलियो गैलीली जो 1564 से 1642 में अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार यानी सर्किल रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत की इस क्रांति में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को भी छू लिया। ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग इस प्रकार चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे हम इन वैज्ञानिकों ने विज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेज़ी से अपने पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो फिजिक्स दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, उनको देखेंगे। अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा का पुनर्विचार करें हम कह सकते हैं कि इस काल में अतीत यानी बीता हुआ से साफ विच्छेद हुआ कि यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ। इससे पहले काल का अंधकार समय था। इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही में लेखकों का यह सुझाव है कि बकहार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। बकहार्ट इस काल में इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस बात में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों ने ईसाई विश्व दृष्टि की जगह एवं ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना है कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था, जैसा कि इस प्रकार विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण और इटली के पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और
और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते थे। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया कि वे 9वीं शताब्दी में फ्रांस के इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति में पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार में ने भी सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभरे। लेकिन एशिया में टेक्नोलॉजी और कार्य कुशलता यूनानी और रोमन के लोगों की तुलना में काफ़ी डेवलप थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबंध हो चुका था। नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों में एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्य कुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोर दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीख बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया, चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, धीरे धीरे निजी और प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था। निजी क्षेत्र परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग के सदस्य ही था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मेंबर्स मात्र ही नहीं था, बल्कि वह अपने हुनर कला के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान की राजनीतिक रूप में अभिव्यक्ति किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार है। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में यूरोप जो थे जितने भी देश, यूक्रेन, रोमानिया, फ्रांस, इटली, बेलारूस, पोलैंड, लटाविया, इन सब जो थे इस आधार पर क्षेत्र को पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लाटिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। इस तरह से आज हम लोगों ने जो है आज का चैप्टर 5 को कंप्लीट कर दिए, जो क्लास 11 का वर्ल्ड हिस्ट्री का था टॉपिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो जहाँ मैंने गोला लगा दिया हूँ उसको आप लोग नोट कर लेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।